हेलो बच्चों। तो हम लोग अपनी ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस में वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे मॉर्निंग 10 से 12 और शाम 7 से 9 वाले बैच में। तो उन्हीं क्लासेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों, चूँकि प्रशासन के आदेशानुसार 23, 24, 25 यानी आज कल परसों 3 दिन ऑफलाइन क्लासेस बंद करने का आदेश है। तो मैं चाहता हूँ आपका किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। तो वर्क पावर एनर्जी वाले टॉपिक को एक एक घंटे करके हम लोग जैसे रेगुलर ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। सफिशिएंट कंटेंट भी हो जाएगा और आप जब आएंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, इंगेज बने रहेंगे सब्जेक्ट के साथ। 3 से 5 वाले ड्रॉपर्स बैच में फ्रिक्शन चल रहा था, मैं उसके लिए ज़रूर अभी इस क्लास के बाद सोचता हूँ कुछ करता हूँ। फिलहाल हम लोग वर्क पावर एनर्जी को एक बार रिकैप के तौर पर देखेंगे भी और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं वो मिलकर करेंगे भी। जिनका पढ़ा है वो भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। राइट, तो सुने सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी में एक्चुअली जो सीक्वेंस है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। मतलब सबसे पहले हम फिजिक्स में वर्क को समझेंगे कि फिजिक्स की भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में वर्क किसे कहते हैं, काम क्या है। और फिर इसके बाद समझेंगे कि काम करने में हर बार एनर्जी की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी लेवल के काम नहीं किया जा सकता। तो एक लाइन के साथ मैं इनिशिएट करूंगा। एक क्लास में अक्सर बोलता हूं कि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से शिफ्ट भी करना चाहते हो, मान लीजिए हम लेबर कैटेगरी के काम की बात करें, मैं एक लेबर की तरह अगर काम करूं तो मुझे अगर किसी बोरिए को, किसी बॉक्स को अगर धक्का देना है तो ऐसी परिस्थिति पर मैं अपनी मस्कुलर एनर्जी खर्च करके उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना फिजिक्स की भाषा में काम है। इसके लिए मुझे अपनी मस्कुलर एनर्जी यानी मांसपेशियों की ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और काम करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आएगा। तो मैंने किसी बॉक्स को उसकी पोजीशन से अगर खिसकाया, मतलब मैंने काम किया, मैंने मस्कुलर एनर्जी खर्च करी और काम करा। अब हमारे काम करने से क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट की अभी पोजीशन कुछ और थी और फिर पोजीशन कुछ और होगी। लेट अस सपोज अगर हम किसी ठेले को धक्का देने में ही काम करें तो ठेले को धक्का देने से पहले ठेले की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कुछ और थी और धक्का देने के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाएगी। तो सिस्टम में काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और काम करोगे तो एनर्जी में चेंजेस आएंगे। आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करोगे, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पर फिजिक्स की भाषा में काम किया जाएगा, वर्क डन होगा, 100% उसकी कोई ना कोई एनर्जी परिवर्तित हो जाएगी। अगर दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, हाइट वाइज उठना है तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, स्प्रिंग जैसा सिस्टम है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। राइट, अब मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं बच्चों। अब आते हैं फिजिक्स के मायने में समझने की कोशिश करते हैं कि काम होता कैसे है, फिजिक्स की भाषा में इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले एक लाइन याद रखिएगा, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और काम करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी में चेंज आएगा। कुल मिलाकर सरल शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि काम और एनर्जी यानी वर्क और एनर्जी दो अलग अलग स्वरूप नहीं बल्कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। क्लास में बच्चों याद करिए, हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कस किया है कि एनर्जी को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट तक पहुंचाने का जरिया है काम। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी मांसपेशियों में है मस्कुलर एनर्जी और उस मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल करके यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमने कस के धक्का दिया और ऑब्जेक्ट दौड़ना शुरू कर दे तो हमें कह सकते हैं हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी ऑब्जेक्ट को दौड़ाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल दी। मैंने अपनी मस्कुलर एनर्जी ऑब्जेक्ट को दौड़ाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी और इसके लिए मुझे उसे धक्का देकर काम करना पड़ा। राइट, तो वर्क और एनर्जी लगभग पर्यायवाची जैसे शब्द हैं, समझने का थोड़ा सा फेर है। आइए और बात करते हैं कि काम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ वर्क को पहले सबसे पहले समझेंगे विज्ञान की भाषा में। तो छोटी क्लास 9th क्लास की NCERT में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, लेट अस सपोज हमारे सामने कोई स्मूथ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को हम एफर्ट लगाकर, धक्का लगाकर अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट कर दे तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन से फाइनली इस पोजीशन तक चले जाना, ऑब्जेक्ट का शिफ्ट हो जाना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ऐसा करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट पर एफर्ट यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो छोटी क्लासेस की NCERT में पढ़ाया जाता है कि जनरल फॉर्म ऑफ वर्क डन क्या होता है। इसको क्लास में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्क डन का विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में छोटा सा मतलब है कि आपने कितनी ताकत लगाई, कितना एफर्ट लगाया, मल्टीप्लाई बाय इस एफर्ट से आपने ऑब्जेक्ट को फोर्स की ही डायरेक्शन पर कितना डिस्प्लेस कर दिया। तो सरल शब्दों में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट,
मतलब जिस डायरेक्शन पर फोर्स है उसी डायरेक्शन पर आपके ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। बतौर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर मैंने 10 न्यूटन का एफर्ट लगाया और इस स्मूथ सरफेस पर ऑब्जेक्ट को मैंने 5 मीटर शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया? 5 मीटर। तो किसी ब्लॉक को किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर 10 न्यूटन का एफर्ट लगाकर अगर 5 मीटर शिफ्ट कर दिया जाए, कोई हमसे कहे कि इसमें आपने कितना काम किया, फिजिक्स की भाषा में कैलकुलेट करके बताइए, तो मैं तो बस इतना कहूंगा कि हमने 10 न्यूटन का एफर्ट लगाया और इस एफर्ट की मदद से हमने ऑब्जेक्ट को फोर्स की ही डायरेक्शन पर 5 मीटर शिफ्ट कर दिया। तो 10 पचे 50, हमें 50 जूल का काम करना पड़ा। वी विल हैव टू परफॉर्म 50 जूल ऑफ वर्क, राइट। इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हम 50 जूल काम करने की हिम्मत इकट्ठा कर लें तो हम 10 न्यूटन का एफर्ट लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर खिसका सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। सो W बराबर F इंटू डी, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डेफिनेशन को और अच्छा मॉडिफाई करते हैं, राइट। अगले पन्ने पर चलते हैं। नेक्स्ट पन्ने पर हो सकता है बच्चों कि हमने जिस डायरेक्शन पर एफर्ट लगाया ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उसी पैरेलल डायरेक्शन पर ना भागे। जैसे हम क्लास में एग्जांपल भी लेते हैं बच्चों कि मान लीजिए किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर एक ट्रॉली बैग रखा है और ट्रॉली बैग का हमने हुक पकड़ा और हुक पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया, तो मेरे द्वारा लगाया गया एफर्ट ठीक हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल से किसी डिग्री किसी एंगल पर ऊपर की तरफ एफर्ट है, बट हमारे एफर्ट का ही एक कंपोनेंट इस ट्रॉली बैग को ठीक हॉरिजॉन्टल घसीटता हुआ चलाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखा कोई ऑब्जेक्ट, किसी लेवल पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी फर्श पर रखा कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड एफर्ट लगाकर खींचा जाए, ऐसे एफर्ट लगाकर खींचा जाए, जबकि हमारे एफर्ट, हमारे फोर्स और ऑब्जेक्ट के शिफ्ट होने, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में कोई एंगल बने, मान लीजिए थीटा, तो मैंने एफर्ट कितना लगाया F, और ऐसा करने से ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हो गया D, और मेरे एफर्ट और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। तो जरा गौर फरमाइएगा कि इस केस में जब वर्क डन निकालना होगा तो हम सरल शब्दों में इसको 2-3 तरीके से पढ़ सकते हैं। हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई इंक्लाइंड एफर्ट लगे तो टेढ़े से, इंक्लाइंड से हम बात ही नहीं करते, हम तो इंक्लाइंड के 2 कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो एफ का जहां से थीटा वो F cos थीटा, इसके जो परपेंडिकुलर वो, इसके जो परपेंडिकुलर वो F sin थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आंसर कीजिएगा बच्चों। एक ऑब्जेक्ट जिस पर इंक्लाइंड फोर्स F लगा, हम इंक्लाइंड यानी टेढ़े से बात नहीं करते, तो मैंने इंक्लाइंड के थीटा डिग्री पर 2 कंपोनेंट किए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किए, F का cos थीटा, F का sin थीटा। अगर ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर D आगे की तरफ है, तो अभी तक पढ़ी गई वर्क के डेफिनेशन के हिसाब से जरा आंसर दीजिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जरा बताइए, हमसे कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करने, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने में F में से किस F का हाथ है? F का हाथ है कि F sin थीटा, F cos थीटा का हाथ है कि F sin थीटा का हाथ है? तो स्वाभाविक सा आंसर है, बड़ा नेचुरल सा आंसर है कि ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करना है तो ये काम F cos थीटा का ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का जो रीजन है, जो कारक है, वो F cos थीटा। तो शिफ्ट करने वाला फोर्स, तो शिफ्ट करने वाला जो फोर्स है दैट इज F cos थीटा, और F cos थीटा लगाकर हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कितना कर दिया? D, राइट। अब इसको सिस्टमैटिक लिखोगे सो दिस विल बिकम FD cos थीटा। तो वर्क डन का एक नया फॉर्मेट आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लग रहा है, पहले सुनिएगा, अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स F लग रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट D है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ऑब्जेक्ट को D डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट करने में वर्क डन का सिंपल फॉर्मेट है W बराबर FD cos थीटा, राइट। अब जरा दिमाग लगाइए, बुद्धिमान बच्चों की तरफ दिमाग लगाइए। अब करना क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सुनना केवल इतना है कि कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर ये जो F है ये तो इंक्लाइंड लग रहा है। सच्चाई है कि इसका तो रोल ही खत्म हो गया। जब भी हम किसी इंक्लाइंड फिजिकल प्रॉपर्टी या इंक्लाइंड वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर देते हैं तो हम फिर F मेन फोर्स की चर्चा नहीं करेंगे, एक बात तो याद रखिए। दूसरी बात, F sin थीटा लाख कोशिश करे बट ये उठा नहीं पाया, यानी ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का काम
एफ कॉस थीटा का ही है, इसलिए शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट के नाम पर डी काउंट होगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो खिसकाने के लिए जिम्मेदार है वो एफ कॉस थीटा काउंट होगा। तो वर्क डन की डेफिनेशन कितनी ताकत लगाई मल्टीप्लाई बाय इस ताकत से ऑब्जेक्ट को आपने कितना खिसका दिया, ये वर्क डन बन जाएगा। सो W बराबर एफ डी कॉस थीटा। मतलब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले की तरफ अगर आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट पर लगे इंक्लाइंड फोर्स के दो कंपोनेंट्स में से खिसकाने वाला एफ कॉस थीटा कितना खिसक गया डी, तो वर्क डन का फार्मूला कितना ताकत लगाया, यानी एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डी। कोई मुझसे पूछे एफ, मैंने कहा इसका तो काम खत्म हो चुका क्योंकि इसके कंपोनेंट आ गए। किसी ने पूछा एफ साइन थीटा, मैंने कहा लग तो रहा बट उठा नहीं पा रहा, काश ये उठा लेता तो इसका भी वर्क डन काउंट होता, बट ये उठा नहीं पाया। ऑब्जेक्ट केवल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, दोनों के प्रोडक्ट से वर्क डन कैलकुलेट होगा। ध्यान रखेंगे वर्क डन की जो बेसिक यूनिट है वो आपकी या एसआई यूनिट है वो जूल बन जाएगी। राइट, अब क्लास में बच्चों ये भी डिस्कस किया गया था कि जिस प्रकार दो वेक्टर क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट किया जाता है, लाइक अगर हम ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो जो रिस्पॉन्ड आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा। अब अगर इसी बात को मैं आपसे कहूं उल्टा पढ़ो तो आपने कहा सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार एफ डी कॉस थीटा को ध्यान से देखोगे तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर भी लिखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। गौर फरमाइएगा, वर्क डन एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनी। मैं रिपीट करूंगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनी। राइट, इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अगले पन्ने पर चलते हैं। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, इस पर जरा बाद में आएंगे, इस पर भी बाद में आएंगे, इस पर भी बाद में आएंगे, इस पर भी बाद में आएंगे। ये सुन लीजिए पहले, देयर आर सम सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग वर्क। काम के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं और वो डायरेक्ट सवाल के तौर पर एग्जामिनेशन में पूछे गए। जैसे सबसे पहली बात निकल कर सामने आई कि वर्क एक स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी वर्क डन के कैलकुलेशन में केवल मैग्नीट्यूड महत्व रखता है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक और रीजन इतना साफ दे सकते हैं कि वर्क डन जैसी स्केलर क्वांटिटी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनी है। तो आदत में लाइए, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने से बनने वाली जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी ही होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन नहीं आता। तो वर्क डन स्केलर प्रॉपर्टी है। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जब यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन प्रॉपर पढ़ेंगे तब भी सीखेंगे। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला मास विद सिंगल पावर, लेंथ विद डबल पावर, टाइम विद -2 पावर, ml² t-2। ये कैसे एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिए, काम समय बताएंगे। इसकी जो यूनिट्स हैं, चूंकि वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो कायदे से तो यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, इधर से न्यूटन इधर से मीटर होनी चाहिए। ये MKS यूनिट है, बट इसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट है, SI यूनिट है, वो जूल माना जाता है। वर्क डन की नापतौल, एनर्जी की नापतौल, ये सब जूल में की जाती है बेटा। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। क्या कि एक जूल का जो अमाउंट है, एक जूल मतलब SI सिस्टम या MKS सिस्टम का जो अमाउंट है वो 10⁻⁷ अर्ग CGS सिस्टम के बराबर है। एक जूल एनर्जी या एक जूल काम में 10⁻⁷ अर्ग, 1 करोड़ अर्ग की क्वांटिटी शामिल होती है, यानी एक जूल अकेला 10⁻⁷ अर्ग के बराबर है। इसी प्रकार जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब का चलना फिरना देखा जाएगा तो बहुत छोटे लेवल पर जो एनर्जी की नापतौल है वो भी बहुत छोटे लेवल पर होती है, मतलब बहुत डेसिमल नंबर पे होती है। बहुत डेसिमल मतलब 10 की बहुत बड़ी नेगेटिव पावर इस्तेमाल होती है। तो हम याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को कंपेयर किया गया है कि अगर हम 1 वोल्ट के बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दें, 1 वोल्ट की बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज करके दौड़ा दें तो उसके पास जो एनर्जी देखी जाएगी, नोटिस की जाएगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी।
विज्ञान की भाषा में कहते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति पर उसके पास जो ऊर्जा होगी, जो अमाउंट होगा, या बैटरी को उसे चार्ज करने में जो काम करना पड़ा होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा प्यारा सा स्टैंडर्ड अमाउंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का अमाउंट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जूल क्वांटिटी में होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल। ये दोनों ही सवाल एज इट इज 2020 के आसपास पूछे गए। राइट, आगे चलें। एक सवाल डीएनए से बनाकर पूछा गया था कि अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल की चेन को ब्रेक करने में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च होती है तो इसका जूल में अमाउंट कितना होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अमाउंट 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर है तो आधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अमाउंट होगा क्या इसके जस्ट आधे के बराबर होगा। दैट्स इट, सिंपल सा सवाल। अब वापस अपने काम पर आते हैं बेटा। वापस अपने काम का मतलब एक बार फिर से हम लोग रिकैप करके हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पन्ने पर हम लोगों ने बेसिक तौर पर सीखा, जनरल फॉर्म सीखा कि वर्क डन का मतलब होता है आपने कितना एफर्ट लगाया और उस एफर्ट से आपने ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स अ पॉइंट। फिर इसके बाद हमने वर्क डन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी सीखा। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था W इज इक्वल टू FD cos थीटा। यहां भी लिखा हुआ है, चाहे वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर कहो, चाहे कहो W बराबर FD cos थीटा। यहां से एक बात और स्पष्ट होती है कि किसी भी सिस्टम में या किसी बॉडी को एफर्ट करके धक्का देकर शिफ्ट करने में कितना काम करना पड़ेगा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, कितना एफर्ट लगाया यानी F पर। दूसरा, कितना डिस्प्लेस किया यानी D पर। और तीसरा, लगाए गए एफर्ट और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। दैट्स इट। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहां पर डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिखी गई है वर्क डन की, कि वर्क डन कितनी कैटेगरी का हो सकता है, वर्क डन का साइन क्या क्या हो सकता है, और वर्क डन का साइन यानी वर्क डन का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, जीरो होना क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आइए समझाता हूं। पहले बेसिक फार्मूले पर एक बार जरा फिर से नजर डालिए। याद करिए बच्चों, फार्मूला क्या था। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला था W इज इक्वल टू, सभी लोग बोलेंगे W बराबर F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच बनने वाले एंगल का cos थीटा। सो W बराबर FD cos थीटा। वर्कडन का साइन भी अपने आप में एनर्जी के लेन देन का सूचक है। आपने किसी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाया या घटाया, या आपके एफर्ट लगाने के बावजूद, आपके प्रयास करने के बावजूद सिस्टम की एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये सारी बातें आपको वर्कडन बता देगा। बशर्ते आपको इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि F के साइन का कोई मतलब नहीं, D के साइन का कोई मतलब नहीं, cos थीटा ही सारे साइन डिसाइड करेगा। इट इज अ साइन डिसाइडिंग फैक्टर। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इट इज अ साइन डिसाइडिंग फैक्टर। और इसी के साइन डिसीजन के आधार पर, इसी के चिन्हों के आधार पर हम एनर्जी का गिव एंड टेक डिसाइड करेंगे। इसी के साइन के आधार पर हम सिस्टम की एनर्जी का गिव एंड टेक डिसाइड करेंगे। इसी के आधार पर गिव एंड टेक डिसाइड कर दें। आइए समझाते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लास में हमने डिस्कस भी किया, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर ये रखा एक ऑब्जेक्ट, आपने इस पर आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ एफर्ट लगाया F, और आपके एफर्ट लगाने से ये सरक भी गया, खिसक भी गया, D डिस्प्लेसमेंट खिसक गया। आपके एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट के बीच लेट अस सपोज एंगल थीटा है। मतलब मैंने ट्रॉली बैग को पकड़कर राइट साइड खींचा और ट्रॉली बैग सच में राइट साइड आना शुरू हो गया, हालांकि मेरा एफर्ट हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर ऊपर की तरफ था और बॉडी का शिफ्ट होना ठीक हॉरिजॉन्टल था। राइट, तो मेरे द्वारा लगाए गए एफर्ट और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बीच बहुत छोटा सा एंगल है। मजे की बात है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है। बच्चों इसलिए मेंशन करना आवश्यक है क्योंकि cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से काउंट होता है, और आपको याद होगा कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, आपको याद होगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम क्वाड्रेंट के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, बच्चों 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। 90 से लेकर आगे इधर 180 डिग्री तक, इतने में हमारा काम हो जाएगा, cos की सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव यानी cos भी पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं बट cos नेगेटिव होता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगले में cos नेगेटिव होगा, और याद रखिएगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 itself is 0।
राइट। अब इससे फायदा क्या हुआ दिखाते हैं। अगर किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखे किसी ऑब्जेक्ट को एफर्ट लगाकर खींचा जाए तो एफर्ट लगने से ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करेगा और अगर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 से कम है तो 90 से कम वाले एंगल पर कॉस थीटा का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों अगर कॉस थीटा पॉजिटिव, मैं तो इसको लिख दूंगा कि अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा के हिसाब से कॉस थीटा ही साइन डिसाइड करता है। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ओवरऑल वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। और बच्चों पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है, मीनिंग है कि आपने सिस्टम की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया है। तो मैं कहूंगा पॉजिटिव वर्क डन इंडिकेट्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ एनर्जी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एनर्जी, राइट। एक बात मैंने डिटेल में समझा दी है। अब हर बार इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब अगली बार समझिए, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखा एक ऑब्जेक्ट बड़ी रफ्तार से आगे ही भागता चला जा रहा, बट मैं से कंटिन्यूअसली पीछे एफर्ट लगाकर, बेल्ट लगाकर, चेन लगाकर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। भले मेरी कोशिश नाकामयाब है, ये ऑब्जेक्ट मेरे रोकने से रुक नहीं रहा, बट एक बात की गारंटी है कि आगे जा रहे ऑब्जेक्ट पर अगर आप पीछे से बंधे पट्टे या चैन की मदद से इसे पीछे खींचने की कोशिश करोगे, इसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट एफर्ट लगाओगे, तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट रिटार्ड तो होना शुरू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड धीमा होना शुरू हो जाएगी। वजह बता सकता हूं। ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट पर लग रहे फोर्स के बीच का जो एंगल है, ध्यान से देखिए तो अब की बार ये एंगल 90 से बड़ा है। अब क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है, इसका मतलब जो कॉस का फंक्शन है वो 90 से बड़ा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा जहां कॉस नेगेटिव होता है। और बच्चों वर्क डन के साइन डिसीजन में कॉस का ही रोल है। अगर कॉस नेगेटिव तो वर्क डन नेगेटिव। तो जब थीटा 90 से बड़ा होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ये कंफर्म हो गया कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो पूरा का पूरा वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्क डन। छोटा छोटा छुपा आपको दिख रहा होगा, इन आइकॉन्स की वजह से नहीं दिख रहा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर फॉरवर्ड जा रहे ऑब्जेक्ट पर अगर आप हल्का फुल्का बैकवर्ड एफर्ट करके इसे रोकने की कोशिश करें, धीमा करने की कोशिश करें, तो आपका काम गिना जाएगा, बट आपके वर्क और आपके एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल के 90 से बड़ा होने की वजह से कॉस का रिस्पॉन्स नेगेटिव, और अगर कॉस नेगेटिव तो कॉस ही साइन डिसाइडिंग फैक्टर है, वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। अब बातों को रिलेट करिए। अगर पॉजिटिव वर्क डन सिस्टम की इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी का सूचक है तो नेगेटिव वर्क डन सिस्टम की एनर्जी के डिक्रीज का सूचक है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी लेवल है गिरता जाएगा। सो इट इज द इंडिकेटर दैट लेवल ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग, लेवल ऑफ एनर्जी 100% डिक्रीज करेगी, राइट। एक अंतिम केस और आता है, वो केस ये वाला है। कौन सा वाला? कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की जो शिफ्टिंग है, मान लीजिए वो हॉरिजॉन्टल है और ऑब्जेक्ट पर जो एफर्ट है वो मान लीजिए वर्टिकल है, तो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल और एफर्ट वर्टिकल, दोनों के बीच एंगल कितना? 90। तो जब भी कभी हम तो इसको ऐसा कहेंगे ना कि एफर्ट लग तो रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी मनमानी करके हॉरिजॉन्टल जा रहा है और एफर्ट अपनी मनमानी करके वर्टिकल उठाने की कोशिश कर रहा है बट उठा नहीं पा रहा, तो ये एफर्ट यूजलेस है। विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि फोर्स ने कोई काम नहीं किया। वजह, रीजन, मैथमेटिक्स, कि एफ और डी के बीच का एंगल 90 है और थीटा 90 पर कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। कॉस 90 इटसेल्फ इज 0, और अगर कॉस 90 0 हो गया तो कंफर्म है कि वर्क डन भी 0 होगा। तो मैंने आपको वर्क डन के 3 संभावनाएं बताई थीटा के आधार पर। क्या? कि अगर एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही डायरेक्शन पर है, थीटा 90 से कम है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम की एनर्जी ऑफ लेवल या सिस्टम का एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर कभी कभी थीटा की वैल्यू 90 है, या ऐसा कहते हैं कि थीटा 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और थीटा 90 से बड़ा तो कॉस थीटा नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव, तो एनर्जी लेवल घटेगा। तो पॉजिटिव वर्क डन एनर्जी लेवल ऑफ सिस्टम बढ़ाएगा, नेगेटिव वर्क डन सिस्टम की एनर्जी लेवल घटाएगा। तो जो 0 वर्क डन होगा ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, राइट। हम ऐसे केस में ये भी कह सकते हैं कि एफर्ट या फोर्स ने कोई काम नहीं किया, वो लगता रहा बट कोई काम नहीं किया,
आइए और समझते हैं डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब जैसे डिफरेंट फॉर्मेट में, अब देखिए अब थीटा की जो संभावनाएं थी, यानी कब पॉजिटिव वर्कडन होगा, ऐसे समझ लीजिए, कब वर्कडन पॉजिटिव होगा, यानी कब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, कब वर्कडन नेगेटिव होगा, कब वर्कडन जीरो होगा, ये सारी बातें अभी आपको फिर से एक बार पढ़ने को मिलेंगी किसी कंप्लीट बड़े एग्जाम्पल में। बट अभी हम फिलहाल W बराबर FD cos थीटा लगाते कैसे हैं, क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो सारी बातें सीखेंगे। तो ऐसे समझिए, इसमें लिखा डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ वर्क। क्या फॉर्मेट है सुनिएगा। एक संभावना, एक वर्क हम तब कैलकुलेट करते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर यहां कोई ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पर मैं 20 न्यूटन का एफर्ट लगा रहा हूं और मेरे 20 न्यूटन के एफर्ट लगने की वजह से जो हमारा ब्लॉक है वो लेटेस्ट सपोज 2 मीटर शिफ्ट हो गया। मेरी बात फिर समझिएगा बहुत गंभीरता के साथ, कि एक ऑब्जेक्ट पर मैंने 20 न्यूटन का एफर्ट लगाया और उस 20 न्यूटन के एफर्ट की वजह से 2 मीटर शिफ्ट हो गया। तो एक बात तो गारंटी है, मैं तो दावा कर सकता हूं कि मैंने जो चाहा वो कर दिखाया। मैंने 20 न्यूटन का एफर्ट लगाया और ऑब्जेक्ट को देखिए 2 मीटर खिसका दिया, तो मेरा तो काम है, विज्ञान की भाषा में मैंने काम किया है। अब काम के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो फ्रॉम वेरी बेसिक डेफिनेशन आपको याद होगा कि वर्कडन को हम कहते हैं, वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो 20 का फोर्स है, 2 का डिस्प्लेसमेंट है, 20 दूनी 40 न्यूटन मीटर कह दो या इसको 40 जूल कह दो। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे कह रहे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से करिए, मैंने कहा वो भी करके दिखा देता हूं। याद करिए बच्चों, वर्कडन का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा था, W बराबर FD cos थीटा। ये फॉर्मेट तब एप्लीकेबल है जब फोर्स कांस्टेंट हो और फील्ड कंजर्वेटिव हो। ध्यान रखिएगा, समय पर फिर बताऊंगा। अगर किसी बॉडी पर लग रहा एफर्ट कांस्टेंट है, जैसे देखिए 20 न्यूटन एक कांस्टेंट एफर्ट है, तो अगर किसी बॉडी पर लग रहा एफर्ट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट अप्लाई करिए W बराबर FD cos थीटा। तो दिखाता हूं, W इज इक्वल टू बॉडी पर लगने वाला फोर्स यानी एफर्ट कितना है 20 न्यूटन। इस 20 न्यूटन की मदद से आपने बॉडी को खिसकाया कितना बेटा 2 मीटर। ध्यान से देखो तो बॉडी पर लग रहा है फोर्स, बॉडी पर लग रहा है फोर्स और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होने की वजह से इनके बीच कोई एंगल नहीं है, नो एंगल, थीटा जीरो कॉस जीरो। अब बच्चा जानता है कि कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों 1 होती है। सो ध्यान से देखिए 20 2 जा 40, 41 जा 40, अगेन आंसर इज 40 जूल। मतलब चाहे आप छोटी क्लास के डेफिनेशन से सवाल कर लीजिए कि वर्कडन बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और चाहे आप बड़ी क्लास के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कर लीजिए कि जब भी किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट डी हो, एंगल थीटा हो, तो W बराबर FD cos थीटा, आंसर 40 जूल। एक बात मैं आपसे और कह सकता हूं कि अगर इस बॉडी पर सच में लॉजिक सोचिए, लॉजिक कि किसी मास वाली बॉडी पर अगर आपने एफर्ट लगाया, फोर्स लगाया, तो कंफर्म है फ्रॉम F बराबर ma, F बराबर ma, बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन आएगा तो बॉडी रफ्तार पकड़ लेगी, रफ्तार पकड़ेगी मतलब बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। भविष्य में हम ये भी पढ़ेंगे इसी क्लास के अंतर्गत, इन्हीं क्लासेस के अंतर्गत, मतलब इसी चैप्टर की रेंज में, कि जब भी कभी आप किसी बॉडी पर एफर्ट लगाते हो, बॉडी को डिस्प्लेस करते हो, तो ऐसा करते करते दरअसल आप बॉडी को एक्सेलरेट करते हो, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाते हो, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो। तो आपके द्वारा किया गया 40 जूल का काम इस बॉडी या इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। स्वाभाविक सी तरीके से सोचिए, अगर नेचुरल प्रोसेस से सोचिए कि किसी रखे ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पर आपने कस के धक्का दिया और आपके एफर्ट से अगर 2 भी मीटर सरक गया तो कंफर्म है कि उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन चूंकि पॉजिटिव है तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। मैं बार बार वर्क को एनर्जी से इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आपके मन का वहम खत्म हो जाए कि वर्क और एनर्जी अलग अलग नहीं, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अब जैसे वर्क डन का एक वेक्टर फॉर्मेट भी मैं आपको समझा देता हूं, बतौर एग्जाम्पल समझिए। इसे एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बताता हूं। आपने अभी भी देखा था कि वर्क डन का एक फॉर्मेट क्या था बच्चों, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। अच्छा, जिस प्रकार A डॉट B को बांधो तो AB cos थीटा आता है। मन में सोचो, मन में A डॉट B बराबर AB cos थीटा, तो AB cos थीटा को क्या A डॉट B लिखा जा सकता है? इसी प्रकार अभी मैंने लिख के दिखाया था, क्या FD cos थीटा को आवश्यकता पड़ने पर F वेक्टर डॉट D वेक्टर लिखा जा सकता है? बच्चे बोले यस सर। अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि वर्क एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है
या 10 पर जोड़ डालिए। वर्क एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है जो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से बनी है। और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट की बात आए आप समझ जाइएगा, ये वही डॉट प्रोडक्ट है जो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी दो अलग अलग वेक्टर फॉर्मेट का डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है तो सिमिलर का डॉट 1 होता है, डिससिमिलर का डॉट 0 होता है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0। याद आ गया? अब उन्हीं बातों को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपके सामने इस्तेमाल होने वाला रिजल्ट यानी कि फार्मूला प्रॉपर लिख दिया है। ये कैसे आया ये भी आपको पता है कि जिस प्रकार एफ डॉट डी को ओपन करोगे तो एफ डी कॉस थीटा आएगा, वैसे एफ डी कॉस थीटा को बाइंड करोगे, बांधोगे तो एफ डॉट डी आ जाएगा। राइट? सवाल क्या कहता है, सवाल के माध्यम से समझेंगे ताकि इसका एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर बने कि अ पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट मींस पी पॉइंट टू क्यू पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स दिस मच। तो वर्क डन बताना है। बच्चों बहुत स्वाभाविक सी बात है, पहले इसका फोटो समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बच्चे के सर इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या आवश्यकता है? तो बस इतना सा तर्क दूंगा कि जब भी कभी बातों को कहने का कोई आधार ना मिले, जैसे हमें कोई बात अगर किसी को समझानी है तो हम पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी को कोई लोकेशन समझानी है तो हम उस जिले, उस क्षेत्र के एरिया के नाम का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें जब भी कभी किसी प्रकार के पार्टिकल का मूवमेंट कोऑर्डिनेट देकर दर्शाया जाए तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बातों को एक बेस मिल जाए। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने बना दिया है कि लेट अस सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सेस वर्टिकल और जेड एक्सेस प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ। इसमें किसी पार्टिकल को किसी इनिशियल पॉइंट P से शिफ्ट करते हुए किसी पॉइंट Q तक ले जाया गया। अच्छा, जिन पॉइंट से आप चले हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 3। आपको बता दें ओरिजिन से किसी पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो मैं कहूंगा ये बन गया पहले का पोजीशन वेक्टर। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी P पॉइंट को ओरिजिन से मिला दोगे तो P पॉइंट की पोजीशन बताने वाले वेक्टर का नाम पड़ जाएगा P का पोजीशन वेक्टर। मैं इसे RP नाम देता हूं। इसी प्रकार Q पॉइंट की पोजीशन बताने वाले वेक्टर का नाम पड़ जाएगा Q का पोजीशन वेक्टर। मैं इसे RQ नाम देता हूं। सही है? अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको जब भी कभी किसी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो आदत में रखिएगा पहला कोऑर्डिनेट x का इंडिकेटर है, दूसरा y का, तीसरा z का। x को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए i कैप चाहिए, y के लिए j कैप चाहिए, z के लिए k कैप चाहिए। तो P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बनाने का सिंपलेस्ट तरीका है, आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू 1i कैप, 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ये बन गया P पॉइंट की पोजीशन इंडिकेट करने वाला वेक्टर। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ij लगाने से P पॉइंट का पोजीशन इंडिकेटिंग वेक्टर बन जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे ijk लगाकर तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 2i कैप, 1j कैप एंड 4k कैप। तो ये रहा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये रहा Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब आप P से Q की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को एफर्ट लगाकर P पॉइंट से Q पॉइंट पहुंचा दिया। तो पार्टिकल का P पॉइंट से Q पॉइंट पहुंचना मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब ही क्या होता है याद करिए। तो डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर है तो मैं लिखूंगा RQ माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर P वेक्टर है RP। ऐसा करने से मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा क्योंकि मैंने P पॉइंट से ऑब्जेक्ट को Q पॉइंट तक शिफ्ट किया है। अच्छा, ऐसा करने में मैंने जो फोर्स इस्तेमाल किया बच्चों वो भी दिया गया है। राइट? तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को घटाओगे तो फाइनल पोजीशन मतलब Q की पोजीशन यहां और इनिशियल मतलब P की पोजीशन। जब फाइनल पोजीशन वेक्टर में इनिशियल घटाओगे तो 2i में एक i चला गया i कैप, j में से 2j चला गया माइनस j कैप, आराम से घटाइए। अब 4k में से 3k चला गया k कैप।
मैं फिर बता दूं, 2 में से 1 गया, 1 आई कैप, 1 में से 2 घटाया, माइनस का 1 जे कैप, और 4 में से 3 घटाया, प्लस का 1 के कैप। अब ध्यान से देखिए तो इस चित्र में मेरे पास पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन वेक्टर है P की मदद से, फाइनल पोजीशन वेक्टर है Q की मदद से। P से Q तक शिफ्ट होना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मुझे पता है। अब जरा सोच के देखो, अगर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट पता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो भी हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो हम चले डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करने। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। मैं लिखूंगा W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। चलिए भाई, F और D का डॉट करिए, दिमाग लगाइए। F वेक्टर कितना है बेटा? ये रहा 2i कैप, मतलब लिख दे रहा हूं बेटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसका मैं डॉट करने जा रहा हूं D वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, तो P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमने निकाल लिया है, दैट इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, राइट। जब भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, और विशेषकर अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में है, तो तरीका कहता है सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट काउंट करिए, उसे कंसीडर करिए, क्योंकि डिससिमिलर का डॉट तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो जब 2i का डॉट i से करोगे तो 2i डॉट i ये 2 बन जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 1 जा 2, अच्छा i डॉट i 1, ये हो गया i का i से डॉट। अब आता है j का j से डॉट, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, j का डॉट j के साथ 1, प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस, k का डॉट k के साथ 1 इज इक्वल टू, अब जरा बुद्धिमान बच्चों की तरह आंसर दीजिए, 2 ये है और -1 + 1 के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे कैंसिल आउट होंगे फाइनली वर्क डन के नाम पर 2 बचेगा, क्योंकि वर्क डन का जो स्टैंडर्ड यूनिट है या एसआई यूनिट है वो जूल होता है। सो फाइनल आंसर इज पॉजिटिव 2 जूल। मैं कलर बदल के इसको मार्क कर रहा हूँ, पॉजिटिव 2 जूल। ये डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने सवाल देखकर पहले ही अपने मन से कर लिया होगा, बट बीइंग एजुकेटर मुझे सब चीज़ें बहुत आराम आराम समझानी, इसलिए मैंने आपको पूरी फोटो समझाई, राइट। तो सरल शब्दों में आपने सबसे पहला फॉर्मेट, अब कंपेयर करते चलो बच्चों, कि पहले फॉर्मेट में हमने देखा कि जब भी कभी किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो ऐसी परिस्थिति पर सिंपलेस्ट फॉर्मेट लगाइए W बराबर FD cos थीटा। जब भी कभी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर फॉर्मेट दिया जाए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन देकर डिस्प्लेसमेंट निकालना संभव हो, तो लगाइए F वेक्टर डॉट D वेक्टर, यानी F और D का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट टेक्निक में आप मास्टर्स हो चुके हैं, बस आपको याद ही होना चाहिए कि I का डॉट I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। अगले पॉइंट पर वर्क डन के और भी फॉर्मेट्स में से एक और फॉर्मेट आता है वेरिएबल फॉर्मेट। वेरिएबल फॉर्मेट को पहले समझे होता क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हम किसी बकेट को किसी कुएं से बाहर निकाल लें, हम किसी बाल्टी को कुएं से बाहर निकाल लें। अच्छा, बाल्टी की पेंदी में अगर छेद हो जाए, लॉजिक समझिएगा, तो बाल्टी से पानी लगातार रिसता रहेगा, गिरता रहेगा। तो हमने जैसे ही रस्सी की मदद से बकेट यानी बाल्टी पानी में डाली, कुएं में डाली, तो बाल्टी झमाझम भर गई। बाल्टी को जो हमने किसी पुली की मदद से, गलारी की मदद से खींचना शुरू किया, तो बाल्टी की पेंदी में छेद होने की वजह से अगर उससे कंटिन्यूअसली तेज रफ्तार में पानी गिरता जाए, तो शुरुआत में तो बाल्टी बहुत वजन की रहेगी, मतलब मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे बाल्टी थोड़ा सा ऊपर आएगी तब तक कुछ पानी गिर जाएगा, बाल्टी हल्की हो जाएगी, यानी अगला एफर्ट पिछली बार से कम होगा। फिर जब मैं अगला झटका फिर खींचूंगा तो बाल्टी थोड़ी सी पानी गिरने की वजह से और हल्की हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे पानी रिसता जाएगा तो बाल्टी का लोड लगातार कम होता जाएगा, और कम लोड उठाने के लिए मुझे कम एफर्ट करना पड़ेगा। यानी शुरुआत में बाल्टी ऊपर खींचने में बहुत एफर्ट था, और जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आएगी लास्ट में उंगलियों से बाल्टी खींच सकता हूँ। इसका मतलब हमने बकेट को कुएं से बाहर निकालने में जो वर्क डन किया है वो अंडर कॉन्स्टेंट एफर्ट नहीं था,
उसके लिए मुझे बराबर एक जैसी ताकत नहीं लगानी पड़ी, कभी ज़्यादा लगानी पड़ी, कभी कम लगानी पड़ी। तो ऐसे भी वर्क हमारे सामने आएंगे जिनमें हम जो एफर्ट करेंगे वो एफर्ट कांस्टेंट फोर्स वाले ना होकर वेरिएबल फोर्स वाले होंगे। और वेरिएबल फोर्स का मतलब फोर्स ऐसा होगा जो या तो टाइम के आधार पर बदलेगा या तो पोजीशन के आधार पर बदलेगा, मतलब कुल मिलाकर उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, राइट। तो अब मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारे पास एक और वैरायटी आने वाली है कि मान लीजिए मुझसे कोई कह दे कि प्लेटफॉर्म पर रखे हुए इस बॉक्स को जरा खिसकाओ, जबकि खिसकाने वाला जो एफर्ट है वो है F बराबर 2x। किसी ने मुझसे कहा कि आप एफर्ट लगाकर इसे खिसकाइए, बट जो फोर्स है वो कांस्टेंट मत रखिएगा, एक ऐसा फोर्स लगाओ जो पोजीशन डिपेंडेंट हो, टाइम डिपेंडेंट हो, जो समय के साथ साथ बढ़े घटे, जो पोजीशन के साथ साथ बढ़े घटे। मैंने कहा ठीक है लगा लो। अच्छा, इस एफर्ट को लगाकर अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक घसीटना शुरू कहां से किया, फ्रॉम x बराबर 0, और घसीटना कहां तक है, फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर। तो हमसे किसी ने कहा कि ये बताओ इस प्रोसेस के दौरान आपने कितना काम किया। हमने कहा बहुत सिंपल काम को कैलकुलेट करना बहुत आसान, बट समझिएगा, आंसर कीजिए, क्या फोर्स पोजीशन पर डिपेंडेंट है? यस। मतलब क्या x की वैल्यू बदलने पर फोर्स बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्या शुरुआत में x कम होगा तो फोर्स कम होगा तो काम कम होगा? जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, एफर्ट बढ़ेगा तो काम भी बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। जब भी कभी कोई वेरिएबल चीज़ हमारे सामने आती तो हमारी कैलकुलस आ जाती हमारी मदद करने। वेरिएबल चीज़ों के कैलकुलेशन में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, और कैलकुलस के दो ही हथियार हमारे काम के, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल वर्कडन के केसेस में हम पहले किसी छोटे से टुकड़े का वर्कडन निकालते हैं, और छोटे से टुकड़े के वर्कडन को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें पूरे प्रोसेस का वर्कडन मिल जाता है। तो इसका मतलब वेरिएबल फोर्सेस के अंडर में अगर आप वर्कडन चाहते हैं, सो वर्कडन फाइंड आउट करने के लिए आपको छोटे से टुकड़े के वर्कडन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। शुड आई रिपीट द थिंग? फिर सुनिएगा, वेरिएबल फोर्सेस के केस में वर्कडन फाइंड आउट करने के लिए छोटी सी शिफ्टिंग, छोटे से हिस्से के वर्कडन को निकाल लीजिए, यानी DW कैलकुलेट कर लीजिए। एक्चुअली D मींस टुकड़ा, तो आप W यानी टोटल वर्कडन का टुकड़ा निकाल लीजिए, टुकड़े को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्कडन मिल जाएगा, और जो DW होगा दैट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई DX। मतलब अगर मैं F फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को इसी x एक्सिस पर बहुत थोड़ा सा खिसकाऊं, बहुत थोड़ा का मतलब dx खिसकाऊं, तो F एफर्ट लगाकर थोड़ा सा खिसकाने में मुझे थोड़ा ही काम करना pड़ेगा, और अगर इस छोटे से काम को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल वर्कडन मिल जाएगा। तो फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, टोटल वर्कडन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्कडन, और स्मॉल वर्कडन इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाई स्मॉल शिफ्टिंग। अब मुझसे कोई कहे कि यहां से यहां तक का पूरा वर्कडन निकालो, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन का सहारा है, आपको जहां से जहां तक का वर्कडन निकालना उसको लिमिट बना दीजिए। तो मान लीजिए मुझे शिफ्टिंग करनी है x बराबर 0 से, और कहां तक ले जाना है, x बराबर 2 तक, तो आप इस पूरे प्रोसेस को x बराबर 0 से 2 की लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको इतनी प्रोसेस का वर्कडन आ जाएगा, राइट। अब जरा काम पर आते हैं। एक सवाल देखिएगा, ऐसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू, हमने क्लास में लिया था एग्जांपल, DW के इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, मतलब F एफर्ट वेरिएबल फोर्स लगाकर 0 से 2 तक खींचने में किया गया काम। तो इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू DX, दिमाग लगाइएगा, F की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2x, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। 2 कैसा नंबर है, कांस्टेंट, x की पावर कितनी है, 1, x की पावर 1 को अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का तरीका कहता है पावर जितनी है उसको बढ़ा दो, तो 1 + 1, और जितनी पावर ऊपर है उसे नीचे कॉपी कर दो, 1 + 1, और लिमिट लगा दीजिए जहां से जहां तक, मतलब 0 से 2 तक। ध्यान से देखिए, तो 1 + 1 ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये बचेगा फाइनली मेरे पास x², और इसकी लिमिट आ जाएगी बेटा 0 से 2। बच्चों को लिमिट रखना आता है, लिमिट रखने का सिंपल सा तरीका है, पहले रखो अपर लिमिट, फिर लगाओ माइनस, और फिर रखो लोअर लिमिट। तो पहले x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस फिर x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 का कोई महत्व नहीं, सो फाइनल आंसर 4 जूल आ जाएगा। आप तसल्ली से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लास का एग्जाम्पल है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अब सीखना इस एग्जाम्पल में, पहले आप इतनी बातों को ध्यान से समझ लें। हमारे पास वर्कडन की बहुत सारी कैटेगरी हैं। हम फिजिक्स की भाषा में तभी कहेंगे काम हुआ है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एफर्ट लगाएं और हमारा एफर्ट, हमारा धक्का, हमारा प्रयास लगाने से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाए।
ऐसी परिस्थिति पे माना जा सकता है कि हमने काम किया है। हम दीवार के बगल में खड़े होकर पूरे दिन प्रयास करते रहे, बट अगर दीवार शिफ्ट नहीं हुई तो इस बात का मतलब साफ है कि हमने कोई काम नहीं किया, विज्ञान की भाषा में कोई काम नहीं किया, भले दीवार को धक्का देने में दिन भर हम पसीना बहाएं। तो फिजिक्स वर्क डन तभी मानता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि फिजिक्स वर्क डन तभी मानता है जब आप एफर्ट लगाएं और उसी एफर्ट की डायरेक्शन या उसी एफर्ट की सिमिलर डायरेक्शन पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। फिर जब जब आप किसी सिस्टम पर कोई काम करेंगे तो काम करने के लिए आपको कुछ अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई ऑब्जेक्ट परचेस करने के लिए, कोई सामान की खरीदारी करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें काम को कैश करने के लिए, काम करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, राइट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम एनर्जी लेवल को वर्क करके इफेक्ट भी कर सकते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को जो जमीन पर रखा है उस पर अगर काम करके उठाकर ऊपर रख दें तो हम कहेंगे हमने वर्क करके इस ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, वगैरह वगैरह, राइट। अब इस सवाल पर ध्यान से देखें, पहले आप इतनी बातें तसल्ली के साथ नोट कर लें, समझ लें। हालांकि मैं इसका कोशिश करूंगा कि जो अब आप पीछे मत पड़ जाइएगा, बाकी मैं कोशिश यही करूंगा कि इसका जो भी रिटन फॉर्मेट है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। इतने में किसी के मन में कोई डाउट? चलो आइए, अब इसको हटा रहा हूं बेटा, ये एग्जाम्पल हटा देता हूं। अब इस सवाल को समझिए। सवाल क्या है? सवाल मात्र इतना सा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर चलता है। कहां से? x बराबर 0 से कहां तक? x बराबर 5 तक। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, एक ऐसे फोर्स के अंडर में चलता है जिसकी वैल्यू है F बराबर 10 - 2x + 3x²। तो कह रहा है इस प्रोसेस का वर्क डन बताओ। आओ अच्छा कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे आंसर करिए, क्रम से चलते हैं। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो बच्चों ने कहा चूंकि फोर्स पोजीशन पर डिपेंडेंट है, मतलब पोजीशन बदलने पर ये अमाउंट बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, तो फोर्स कैसा घोषित हो गया बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स के अंडर में काम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आप सभी को आता है। वेरिएबल फोर्सेस के अंडर में काम कैलकुलेट करने का तरीका है छोटे से वर्क डन यानी DW को इंटीग्रेट कर दो। फिर DW का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ DW की जगह मैं लिख सकता हूं F × dx, राइट। F का मतलब इतने एफर्ट से, dx का मतलब इतना खिसकाया। अब ये काम इतना 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 जहां से जहां तक करना है उसे लिमिट बना दो। तो मुझे ऑब्जेक्ट को 0 से लेकर 5 तक खिसकाना है, तो क्यों ना मैं 0 से लेकर 5 तक लिमिट बना दूं। इसका आप चित्र देखना चाहेंगे तो फोटो कुछ ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस पर रखा है, देख लीजिए आप, और इस ऑब्जेक्ट को मुझे एफर्ट लगाकर, एक ऐसा एफर्ट जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है F बराबर 10 - 2x + 3x², ऐसा एफर्ट लगाकर ऑब्जेक्ट को x बराबर 0 से घसीटते 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 यहां कहीं x बराबर 5 तक ले जाना है। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें काम निकालना है। तो क्रम क्या है कि सबसे पहले फोर्स को चेक करिए। काश ये कांस्टेंट होता तो मैं W बराबर FD cos थीटा लगाता, काश ये वेक्टर होता तो मैं F वेक्टर डॉट D वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करता। बट अगर चूंकि फोर्स की वैल्यू वेरिएबल फॉर्मेट में दी गई है तो वेरिएबल वर्क डन को कैलकुलेट करने का तरीका है छोटे से टुकड़े का वर्क डन निकालकर उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, और छोटे से वर्क डन को निकालने का तरीका है F dx करिए, F dy करिए, F dz करिए, F dr करिए। अब ये कैसे डिसाइड करें कि फोर्स के बगल में D के साथ क्या लगाएंगे? तो अगर फोर्स x एक्सिस पर वेरिएबल है तो F dx लगा दीजिए, मतलब फोर्स × x एक्सिस पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स y के फॉर्मेट में, फोर्स y एक्सिस के लॉन्ग वेरिएबल है तो F dy लगाइए, मतलब फोर्स इनटू y एक्सिस के लॉन्ग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स z एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएबल है तो F z को z के अलॉन्ग dz से मल्टीप्लाई करिए, राइट। इसके बाद शिफ्टिंग में जहां से चले, जहां तक चले उसे लिमिट बना दीजिए। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू, साथ दीजिएगा थोड़ा सा। सो फॉर्मेट बन गया बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम 0 to 5। F की वैल्यू बोलिए, F फॉर फोर्स की वैल्यू बोलिए 10 - 2x, ये लिखा हुआ है हालांकि 10 - 2x + 3x²।
मल्टीप्लाई बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। अब विज्ञान के लिए dx डिस्प्लेसमेंट है और मैथ के लिए इंटीग्रेशन का सहारा है, दोनों काम कर देगा, राइट। सो वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 1 2 3 नंबर्स हैं, तीनों का बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले करेंगे 10 का इंटीग्रेशन, 10 dx फ्रॉम 0 to 5, फिर लगाएंगे माइनस, फिर करेंगे 2x का इंटीग्रेशन 0 से 5 तक, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से 5 तक, राइट। अब बारी बारी से तीनों का इंटीग्रेशन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं बच्चों, मैं इसको सबसे लास्ट में यहां घसीट के ला रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू राइट लास्ट स्टेप्स हियर। सो w बराबर 10 एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो कहता है कांस्टेंट को छेड़ो नहीं, और dx इंटीग्रेशन हो जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा। आप नहीं समझे, कांस्टेंट को छेड़ो नहीं, वेरिएबल को छोड़ो नहीं, 10 चला जाएगा बाहर और dx इकट्ठा होकर x बन जाएगा। लिमिट 0 से 5, बीच में लगाइए माइनस, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, x की कोई पावर नहीं तो 1 पावर है, x की 1 पावर को इंटीग्रेट करोगे तो पावर 1 में एक बढ़ेगी, ऊपर भी 2 और वही नीचे लिखते हैं नीचे भी 2। लिमिट 0 से 5, फिर लगा प्लस, 3 कांस्टेंट है बाहर कर लो, x की 2 पावर का इंटीग्रेशन, ऊपर भी 2 + 1 यानी 3 नीचे भी 3। लिमिट 0 से 5। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए तो इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बारी आती है लिमिट रखने की। बुद्धिमान बच्चों की तरह आंसर देना, पहले रखेंगे अपर लिमिट यानी 5, फिर लगाएंगे माइनस और फिर रखेंगे लोअर लिमिट मतलब 0। तो क्या इस डब्बे में 5 - 0 आएगा? भाई x की जगह एक बार 5 रखा, फिर माइनस लगाकर x की जगह 0 रखा, तो क्या डब्बे के अंदर 5 - 0 आएगा? और 5 - 0 का मतलब 5, राइट। तो दिमाग लगाइए, ये बन जाएगा 10 और डब्बे के अंदर आएगा 5, 10 × 5 = 50, माइनस x की जगह 5 स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और 0 का स्क्वायर कोई महत्व नहीं, ये 25 बन जाएगा, माइनस सॉरी प्लस है, फिर x की जगह 5 रखोगे, 5 × 5 = 25, 5 × 125 माइनस 0 का कोई महत्व नहीं, 125 बन जाएगा। अब बुद्धिमान बच्चों की तरह लास्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं, 100 ऐसे कह लो 50 में 25 चले गए तो 25 बचेगा, और 125 + 25 = 150। सो 150 यूनिट अगर फोर्स न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो वर्क डन का प्रॉपर आंसर जूल में आएगा। सो 150 जूल, 150 यूनिट जो भी है इज अ करेक्ट आंसर। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर फोर्स न्यूटन में हो और डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो तो यही आंसर आपका प्रॉपर जूल के टर्म्स में आता। सो 150 यूनिट्स। क्लियर है? बहुत सिंपल है, मतलब ये आप कह सकते हैं ना कि इसमें फिजिक्स जैसा कुछ नहीं। फिजिक्स केवल इतनी है कि जब भी कभी कोई वेरिएबल फोर्स आपके सामने आए जो एक्स या वाई के आधार पर बदल रहा हो, टाइम के आधार पर बदल रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में टोटल वर्क डन काउंट करने का तरीका है छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करिए। छोटे से वर्क डन का मतलब एफ डी एक्स हो सकता है, एफ डी वाई हो सकता है, जिसके टर्म्स में फोर्स है वही डी के साथ आएगा। फोर्स एक्स में है तो डी एक्स आएगा, फोर्स वाई में है तो डी वाई आएगा, और फिर लिमिट लगा दीजिए जहां से जहां तक चलाना है। बाकी ये सारा काम बच्चों मैथमेटिक्स का है। मतलब जिस बच्चे को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, जिस बच्चे का ये कैलकुलेशन वीक है, जो बच्चा ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, उसको अपने इंटीग्रेशन स्किल पर काम करना चाहिए, राइट। और ये सारे इंटीग्रेशन वाले जो डिफरेंशिएशन वाले वीडियोस हैं ये अपने ही ओमेगा ऑनलाइन चैनल पर आराम से पढ़ें। आप अगर डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर देते हो बेसिक मैथमेटिक्स बाय नवीन दीक्षित सर, तो भी आपको उम्मीद नाम के लेक्चर खुल करके आ जाएंगे। शुरुआत के 4-5 लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यही सब पढ़ाया है, तो देख लीजिए, कवर कर लीजिए, राइट। क्या मैं इसे हटा दूं? एक और सवाल, ये इसलिए उठाया बच्चों चूंकि ये 2019 में पूछा गया था, है सवाल में कोई खास दम नहीं, बट चूंकि आपके रीसेंट पढ़े हुए सवाल के फॉर्मेट जैसा है। क्यों? सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक वेरिएबल फोर्स है, ये देखिए F = 20 + 10y। ये जो फोर्स ऐसा है ये y एक्सेस के अलोंग ऐसे लग रहा होगा और y के अलोंग बदल रहा है। द फोर्स F = 20 + 10y एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर काम करता है, y डायरेक्शन पर काम करता है
फोर्स न्यूटन के टर्म्स में है और y का डिस्प्लेसमेंट मीटर के टर्म्स में है, तो वर्क डन बताइए इस फोर्स के द्वारा, वर्क डन बाई दिस फोर्स पता करिए टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y बराबर 0 टू y बराबर 1 मीटर। कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रहा x एक्सेस और ये रहा y एक्सेस। किसी पार्टिकल को y बराबर 0 के लेवल से यहां से उठाया और चलाते चलाते यहां कहीं तक ले गए। यहां कहीं तक का मतलब y बराबर 1 तक ले गए। अच्छा, इसे उठाने में जो एफर्ट किया आपने वो था 10 + 20y, सॉरी ये एफर्ट था 20 + 10y। में पिछले क्वेश्चन में जो एफर्ट था वो भी x एक्सिस के लॉन्ग था और पार्टिकल के शिफ्ट होने की लिमिट भी x एक्सिस के अलोंग थी। अब की बार पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग है और पार्टिकल के शिफ्ट होने की लिमिट भी y एक्सिस के अलोंग है। सो सिंपल। सबसे पहली बात तो कंफर्म है, चूंकि फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है तो फोर्स वेरिएबल है और वेरिएबल फोर्सेस के अंतर्गत काम का तरीका होता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा वर्क डन। मैंने आपसे अभी समझाया था छोटे से वर्क डन के कई आंसर हो सकते हैं, एफ डी एक्स हो सकता है, एफ डी वाई हो सकता है, तो फिलहाल के तौर पर यह आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाई डी वाई। क्यों? क्योंकि फोर्स वाई में वेरिएबल है तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर वाई का टुकड़ा आएगा एफ डी वाई। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ फॉर फोर्स की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, यहां से देख लीजिए 20 + 10y 20 + 10y मल्टीप्लाई बाई डी वाई, राइट। अच्छा, इसे कहां से कहां तक ले जाना है? सो y बराबर 0 से y बराबर 1 तक ले जाना है। सो जहां से जहां तक उसे लिमिट बना दीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इट इज इक्वल टू 20 कैसा नंबर है? कांस्टेंट, बाहर कर लो तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 20 dy 0 से 1 तक। फिर लगाइए प्लस 10y का इंटीग्रेशन करना है, चूंकि 10 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन y का ही होगा, वो भी dy के रिस्पेक्ट में। लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, 10 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, लिमिट y dy, ये देखिए। नेक्स्ट, सो वर्क डन W इज इक्वल टू 20 कांस्टेंट है, इसे बाहर रहने दो, dy 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 पूरा y बन जाएगा। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि dy का इंटीग्रेशन y बन जाएगा। लिमिट लगा दीजिए फ्रॉम 0 टू 1, प्लस की जगह प्लस लगाइए, 10 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, y की 1 पावर को इंटीग्रेट करोगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी। सो y की पावर 1 + 1 यानी ऊपर भी 2 नीचे भी 2, लिमिट 0 से 1। अगले स्टेप पर चलते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन हो चुके टर्म में लिमिट रखना चाहो तो y की जगह पहले 1 रखोगे, फिर माइनस लगाकर 0, 1 - 0 1। सो 20 1 जा 20, आप पेन कॉपी से लिखकर जरूर करिएगा। प्लस 2 से काटोगे 5 बार कटेगा तो आ जाएगा 5। और डब्बे के अंदर दिमाग लगाना, y² बोले तो 1² इज 1 माइनस 0² इज 0, 1 - 0 इज अगेन 1। सो नंबर आ गया 20 + 5 × 5, 20 + 5 25 यानी 25, जो भी है यूनिट है या जूल, 25 जूल। सो 2019 नीट का एक क्वेश्चन था जिसमें 25 जूल रिस्पॉन्स आया। कर पाएंगे? मतलब फोर्स अगर x में वेरिएबल है तो एफ डी एक्स, फोर्स y में वेरिएबल तो एफ डी वाई, और इंटीग्रेशन का सारा खेल, बाकी सब मामला आपके सामने दुरुस्त, राइट। इतनी बात कंफर्म बेटा? किसी के मन में कोई डाउट? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट, कोई संशय, किसी प्रकार की समस्या? आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद सबसे स्टैंडर्ड, सबसे प्यारा फॉर्मेट एक और आता है, और इस फॉर्मेट को इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं इसकी कहानी, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूं, ऐसे समझिए। मुझे पहले बताओ, बोर्ड दिख रहा है? थोड़ा सा इस पर काम है। हाँ, इसमें मैं कोई डार्क कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। यही कलर ठीक है, राइट। सो ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट वर्क डन।
ये फोर्थ यानी आखिरी मेथड भी हो सकता है। फोर्थ, इट इज गोइंग टू बी ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क डन। पहले कंफर्म करिए इतना सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, हालांकि मैं एक बार फिर भी डिस्प्ले पे देख लेता हूं। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड वर्क डन, है ना। मेथड एक तरीका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्राफ की मदद से हम कैसे वर्क डन निकालते हैं। तो बस इतना समझिए, अभी एक पीछे हम लोगों ने सवाल किया था। सवाल कुछ ऐसा था कि मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो एक्स एफ बराबर 2x था, मुझे जहाँ तक याद है। और मैंने इस फोर्स की मदद से ऑब्जेक्ट को x बराबर 0 से खींचते खींचते x बराबर 2 तक शिफ्ट किया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, पन्ने पलटेंगे आपको मिल जाएगा कि इस प्रोसेस के दौरान किए गए वर्क का जो अमाउंट आया था वो 4 जूल आया था। अब मैं इसी बात को ग्राफ के तरीके से भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि अगर हम इसी बात को ग्राफ में ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 एक्सेस की आवश्यकता होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है और वाई एक्सेस पर हम फोर्स ले लेंगे, वाई पर फोर्स ले लेंगे, एफ ले लेंगे। तो अगर मुझे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिल जाए तो भी मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, सुनिएगा। सबसे पहले मुझे आंसर करिए, ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सेस चाहिए होते हैं। एक एक्स एक्सेस जिस पर वेरिएबल आएगा, जिस पर पोजीशन आएगी, दूसरा वाई एक्सेस जिस पर डिपेंडेंट यानी कि फोर्स आएगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए या तो डेटा मिल जाए या तो इक्वेशन मिल जाए। तो बस खाली इतना देखिएगा कि अगर मुझे इस इक्वेशन की वैल्यू मिल जाए, इक्वेशन क्या है, f बराबर 2x। जरा इस इक्वेशन को ड्रॉ करिए तो बहुत सिंपल सी बात है, f की 1 पावर x की 1 पावर के प्रोपोर्शनल है और 1 पावर के जो ग्राफ्स होते हैं वो लीनियर होते हैं। सबसे पहले कंफर्म हो गया कि लीनियर ग्राफ बनेगा। कोई मुझसे पूछे किसका ग्राफ है तो मैंने कहा ये f बराबर 2x का ग्राफ है, y बराबर mx का ग्राफ है, y बराबर mx जैसा ग्राफ। अब इस ग्राफ की लिमिट समझो कहां से कहां तक है। 0 से सोचो जरा सा, x बराबर 0 पर क्या f 0 हो जाएगा, तो ग्राफ की शुरुआत 0 से। और x बराबर 1, x बराबर 2, लॉजिक सुनिएगा, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। x बराबर 0 पर फोर्स की शुरुआत 0 से, x बराबर 1 पर फोर्स की वैल्यू 2 होगी, 2 1 जा 2। सोचो x बराबर 2 जहां तक जाना है वहां फोर्स हो जाएगा 2 दूनी 4। x बराबर 2 पर फोर्स बढ़ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तक चला जाएगा। मीनिंग समझिएगा, फोर्स वर्सेस पोजीशन की इक्वेशन की मदद से पहले मैंने ग्राफ खींचा। चूंकि 1 पावर की इक्वेशन थी तो ग्राफ लीनियर बना। ग्राफ की मदद से हमने पॉइंट्स ढूंढे कि x 0 से चले हो और x 2 तक जाना है। तो जब x 0 है तो इक्वेशन पे रखा, x 0 पर फोर्स भी 0 है, शुरुआत 0 से। और जब x बढ़ते बढ़ते 2 जाएगा तो फोर्स बढ़ते बढ़ते 2 दूनी 4 तक जाएगा, जाएगा लीनियर, ऐसा 1 पावर इक्वेशन होने की वजह से है। सिंपल। अब f वर्सेस x ग्राफ के अंडर का जो एरिया है ये मेरी मदद करेगा। कैसे, सुनिएगा। अगर हम f वर्सेस x ग्राफ के अंडर के इस एरिया को ध्यान से देखें, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंडर का एरिया, ग्राफ के अंडर का एरिया मतलब ग्राफ और x एक्सिस के एरिया को देखें तो ये एरिया है, इसकी शक्ल दिखने में कैसी है, ट्रायंगल। तो मैं चला इस ट्रायंगल का एरिया निकालने। ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब ध्यान से देखोगे तो बेस के नाम पर 2 है और हाइट के नाम पर 4 है, तो यह आ जाएगा हाफ ऑफ बेस के नाम पर 2 है, हाइट के नाम पर 4 है। 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचा 4। अरे वाह, ये भी 4 जूल के आसपास आएगा। जूल क्यों आएगा? क्योंकि आपने एक क्वांटिटी फोर्स की उठाई है हाइट के नाम पर और एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की उठाई है बेस के नाम पर, बाकी हाफ तो कांस्टेंट नंबर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर मिलकर न्यूटन मीटर या एसआई यूनिट जूल बनाएंगे। तो बाई चांस एक बात ये पता चल गई कि एफ इट्स नॉट बाई चांस, इट्स वेरी सिस्टमैटिक एंड कैलकुलस का कैलकुलेशन है।
तो एफएक्स ग्राफ के अंडर का एरिया भी हमें वही वर्क डन देता है जो आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस से मिल सकता है। अब इस बात को जस्टिफाई करने का एक और तरीका मेरे पास है कि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं बच्चों कि ये एक्स एक्सेस है, ये एफ एक्सेस है, इनके बीच का कोई ग्राफ है, इतने एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा किसी भी रैंडम गिवन एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आप x पे जाकर एक dx की पट्टी काट लीजिए इस रैंडम शेप एरिया को। हालांकि तो बहुत सिस्टमैटिक है, ट्रायंगुलर शेप एरिया है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि इस आंसर का जो वे है उस इंटीग्रेशन कैलकुलेशन का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ रहा। मतलब एफएक्स ग्राफ के अंडर ग्राफ एरिया से भी वर्क डन निकल सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरे पास एफएक्स का कोई रैंडम ग्राफ होता और इसके अंडर का मुझे एरिया फाइंड आउट करना होता तो तरीका कहता है कि आप एक्स पे जाके पहले dx की पट्टी काटो और इस x dx की पट्टी का अगर छोटा सा टुकड़ा हमें छोटा सा एरिया देगा और छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे इस छोटी सी रेक्टेंगुलर पट्टी का एरिया। अब अगर इस पट्टी को रेक्टेंगल, ये मतलब कोई नई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार के एरिया निकालने सिखाए गए हैं क्लास में, आते हैं और आने चाहिए। कि किसी भी गिवन ग्राफ का एरिया अगर रैंडम तरीके से निकालना है तो तरीका कहता है x पे जाके dx की पट्टी काटो और इस ds स्ट्रिप पर ऊपर चले जाओ तो यहाँ का फोर्स और थोड़ा सा आगे चले जाओ, यहाँ के फोर्स में कोई खास फर्क नहीं होगा, इसलिए पट्टी दिखने में रेक्टेंगल जैसी लगेगी। और इस रेक्टेंगल पट्टी का छोटा सा एरिया बोले तो dA बराबर रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, सो इट इज f मल्टीप्लाई बाई dx, f मल्टीप्लाई बाई dx। अब इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो टोटल एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाई dx, राइट, इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई dx। अब लॉजिक सुनिए, f dx का जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो dw दे देगा, छोटा सा वर्क डन। अरे फोर्स मल्टीप्लाई बाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बराबर छोटा सा वर्क डन, और छोटे से वर्क डन को लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करोगे तो क्या टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि टोटल वर्क डन निकालने का एक और तरीका है, क्या, एफएक्स ग्राफ के अंडर का एरिया। अब समझिएगा, एफएक्स ग्राफ के अंडर के एरिया को अगर छोटी सी पट्टी कैलकुलेट करके इंटीग्रेट किया जाए तो टोटल एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ विल गिव यू वर्क डन, राइट। तो वर्क डन के कई तरीके हो गए। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डी कॉस थीटा, अगर फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और अगर एफ एक्स ग्राफ दिया है तो एफ एक्स ग्राफ के अंडर का एरिया, ये चौथा तरीका है। तो आइए एक सवाल की तरफ चलते हैं, एक सवाल की तरफ चलते हैं, समझिएगा। सवाल क्या कहता है, कहता है एरिया अंडर द कर्व। सुनिएगा क्या मतलब, ये एरिया अंडर द कर्व तो मेथड है वर्क डन फाइंड आउट करने का। सवाल समझिए क्या कहता है, कहता है एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड इट्स फोर्स पोजीशन कर्व इज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, मान लिया वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 to 5 मीटर, राइट। अब दिमाग क्या लगाना है कि मुझे एक ग्राफ दिया है बच्चों, आई गेस कि आपको ग्राफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं भी डिस्प्ले पे देख लेता हूँ। यस, द ग्राफ इज डिस्टिंक्टली विजिबल, बट स्टिल मैं इसको साफ साफ बना देता हूँ आपकी सुविधा, आपके आराम के लिए, कि ये आपका फोर्स एक्सेस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है। ये आपका फोर्स एक्सेस है जो कि न्यूटन के टर्म्स में है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है जो कि मीटर के टर्म्स में है। फोर्स अमाउंट बढ़ते 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 समझिएगा, पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4 है और पोजीशन 5 है। फोर्स अमाउंट ऊपर +10 तक गया है, नीचे -10 तक गया है, वगैरह वगैरह। फोर्स बढ़ते बढ़ते पहले 10 तक गया, फिर फोर्स कांस्टेंट हो गया, फिर फोर्स घटा, फिर बढ़ा, वगैरह वगैरह। सवाल क्या कहता है उस पर हम फोकस करते हैं। एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है जो किसी पार्टिकल पर काम कर रहा है और उसका पोजीशन फोर्स कर्व इस चित्र में दिखाया गया। फोर्स बढ़ा, कांस्टेंट रहा, घटा, उल्टा फोर्स लगा, फिर कांस्टेंट हो गया। तो हमें कह रहा है कि 0 से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0, वर्क डन। पूरी प्रोसेस समझिएगा। सवाल कहता है
कहता वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 to 5 मीटर, कि जब पार्टिकल 0 से 5 मीटर तक चल के जाता है तो फोर्स घटना बढ़ना लगा रहेगा। वेरिएबल टाइप ऑफ वर्क है, बट वर्क डन कैलकुलेट करो। तो अभी हमने ताजा देखा कि अगर मेरे पास फोर्स का फंक्शन होता तो मैं इंटीग्रेशन की मदद लेता और लिमिट लगाता 0 से 5 के वर्क डन की, बट मेरे पास तो प्रॉपर ग्राफ है और हमने अभी भी सीखा है कि जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का एरिया होता है, ये एरिया ये हमें वर्क डन दे देगा। तो मैं चला इस एरिया को कैलकुलेट करने। तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं थीम लिख दूं कि वर्क कैलकुलेट करने का तरीका है। तो तरीका क्या है? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, राइट, ये वर्क डन दे देगा। ये हमें पहले से पता है। मैं इस बात को उल्टा भी कह सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ एरिया, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ एरिया, राइट। आवश्यक नहीं कि बच्चों ग्राफ का एरिया एक ही बार में निकाला। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक ये ट्रेपीजियम की आकृति है और एक नीचे ट्रेपीजियम है। तो एक बार हम एरिया अपर हाफ से निकालेंगे, एक बार लोअर हिस्से से निकालेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यही फर्क है कि फिजिक्स में एरिया स्केलर क्वांटिटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है। मतलब फोर्स का पॉजिटिव होना, पोजीशन का पॉजिटिव होना पॉजिटिव एरिया देगा, बट ग्राफ का नीचे चले जाना यानी फोर्स का नेगेटिव होना नेगेटिव एरिया देगा। सो द थिंग इज, जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के इस एरिया को, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पॉजिटिव हैं, ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है बट फोर्स नेगेटिव है, तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, राइट। अब हम पहले ऊपर अपर हाफ का एरिया निकालेंगे। ये बच्चों के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम इसको ट्राइंगल में तोड़ लें, फिर ट्राइंगल में तोड़ लें, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल तीनों का एरिया जोड़ दें। आप तसल्ली से करिए, बट मैं आपसे चाहूँगा कि जब भी कभी दो पैरेलल साइड दिखाई दें, तो ऐसी आकृति को ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम, राइट। और ट्रेपीजियम जैसे एरिया को निकालने का तरीका होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, बहुत सिस्टमैटिक लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय बीच का परपेंडिकुलर हाइट। किसी ट्रेपीजियम आकृति जिसमें दो साइडें पैरेलल हो, फिर चाहे टेढ़ी मिलाई जाए या सीधी मिला दी जाए, ट्रेपीजियम जैसी आकृति का एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बीच की हाइट। तो जरा दिमाग लगाएं, पहले ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? तो ये एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड में ध्यान से देखो, 1 से 2 के बीच ये वाली साइड है, क्या इसकी लंबाई 1 ही आएगी? यस। दूसरी शुरू है 0 से गई है 3 तक, ये 3 आ जाएगी। और मल्टीप्लाई बाय जो बीच का गैप है या परपेंडिकुलर हाइट है, ये 10 के बराबर है। तो तर्क कहता है 3 1 4 दहम 40 का आधा 20। सो पहला एरिया, टोटल एरिया बराबर पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया। तो पहला एरिया तो ये कितना आया? 1 + 3 4, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड 4 दहम 40 का आधा, 4 दहम 40 का आधा 20 प्लस। अब निचले हिस्से पर फोकस करो, ये भी तो ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम माना जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, दिमाग लगाओ, पैरेलल साइड्स का सम कितना है? एक साइड है जो 4 से 5 के बीच की है ये, और एक है 3 से 5 के बीच की, तो सम हो जाएगा 2। 3 से 5 के बीच का गैप 2 और 4 से 5 के बीच का गैप 1। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 2 + 1, 2 + 1, और बीच का गैप कितना है? नीचे देखिएगा -10 तक गया है। अब दिमाग लगाइए, 2 1 3 दहम 30 का आधा 15, वो भी माइनस का। वेरी सिंपल, 20 तो 20 रहेगा, प्लस माइनस -15, 20 में से 15 गए 5। अब चूंकि एफ एक्स ग्राफ का जो आंसर आएगा वो एरिया आएगा, वो वर्क डन नहीं देगा, तो फाइनल आंसर इज 5 जूल।
कुल मिलाकर सिस्टम पर कभी पॉजिटिव काम हुआ तो कभी नेगेटिव काम हुआ, बट पॉजिटिव काम 20 था, नेगेटिव काम -15 था। तो +20 एनर्जी बढ़ी, -15 घटी, तो कुल मिलाकर सिस्टम को 5 जूल एनर्जी का इजाफा हुआ या सिस्टम पर +5 जूल का काम हुआ। राइट, अब इसमें चूंकि आंसर है तो लिखे हैं लेकिन नीचे विजिबल नहीं है बेटा, सो फाइनल आंसर इज 5 जूल। राइट, तो ये था टोटल बच्चों वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करना। दिस वाज ऑल कैलकुलेशन रिलेटेड टू द वर्क डन। ये वर्क डन कैलकुलेट करने का टोटल खेल था बच्चों, जो मैंने आपको समझाया। राइट, और टेलीग्राम पर मैंने बच्चों मैसेज शेयर किया है कि आपकी लाइव क्लास नहीं हुई है। द क्लास इज रिकॉर्डेड एंड विल बी वेरी सून इन वीडियो फॉर्मेट इन ओमेगा चैनल। डन। तो फिलहाल यहाँ तक की बातें आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे। बस बच्चों इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे का कैलकुलेशन है जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल वर्क डन वगैरह डिस्कस किया है, इसमें एनर्जी कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इसे हम लोग कल की क्लास पर सीखेंगे। राइट, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अच्छे से प्रॉपर फेयर वर्क में जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हैं वैसे ही इसे नोट करेंगे। ये लेक्चर कॉमन है मॉर्निंग 10 से 12 और शाम 7 से 9 वाले बैचेस के लिए। 3 से 5 में फ्रिक्शन चल रहा था, उसके लिए मैं कुछ करता हूँ, बताता हूँ, उसका भी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद। तब तक जो 3 से 5 वाले बच्चे हैं वो इसे भी कवर अप कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, और जो प्रशासनिक आदेश है उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी मजबूरी भी है। इसलिए हम लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए क्लासेस डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए आप कनेक्टेड बने रहिए। टेलीग्राम की हर चैनल, हर न्यूज़ पर ध्यान रखिए और चैनल की भी न्यूज़ पर ध्यान रखिए। धन्यवाद बेटा।